फॉर ऑप्स में आपका स्वागत है। ये हमारे चैनल पे ये पहला वीडियो है और इस चैनल पे आपको डेवऑप्स, गिटऑप्स, सेकऑप्स, एमएलऑप्स जैसे इम्पॉर्टेंट जो न्यू टेक में जो आ रहे हैं उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ पे। तो इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज मैं लिनक्स पे शुरू कर रहा हूँ क्योंकि लिनक्स जो है डेवऑप्स का बेस है और जो भी इसके साथ आप जो भी ऑप्स वर्ड सुनते हैं, एमएलऑप्स, टेकऑप्स, ये सारे ही जो वर्ड्स हैं ये सारे लिनक्स से ही स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए लिनक्स का आपका जानना बहुत ज़रूरी है। और लिनक्स में भी मैं आपको स्टार्ट करूँगा हिस्ट्री एंड इम्पॉर्टेंस से, क्योंकि अगर जब आप हिस्ट्री समझोगे, इसका इम्पॉर्टेंस समझोगे, तो आपका पता चलेगा कि लिनक्स कितना ज़रूरी है आपको सीखना, और ये आपको इंस्पायर करेगा कि आप लिनक्स को अच्छे से सीखें। ठीक है, तो मैं कोर्स स्टार्ट करूं उससे पहले आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपको पता था कि लिनक्स जो है करीबन 70% ऑफ द इंटरनेट जो सर्वर होता है उसको चलती है लिनक्स पे, और जो वर्ल्ड के जो टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स हैं वो भी लिनक्स में ही चलता है। तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है तो ज़रूर इस वीडियो को देखिए और आपको बहुत सारे और भी चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, तो अगर हिस्ट्री ऑफ लिनक्स की बात की जाए तो यह स्टार्ट होता है यूनिक्स के क्रिएशन के साथ, मतलब यूनिक्स का बनने के साथ। और ये कब हो रहा था? 1969 से लेकर 1970s के बीच में। ठीक है, तो यूनिक्स को जो है क्रिएट किया गया था 1969 में एट AT&T बेल लैब्स जो कि यूएस में है। ठीक है, और इसको क्रिएट किया था केन थॉमसन, डेनिस रिची एंड और लोगों ने। आपको ये सब याद नहीं रखना है, बस आप ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको समझ आए कि पूरा क्रम क्या था, और ऐसे आपको एक पता चलेगा कि कैसे एक इशू से, कैसे एक प्रॉब्लम से एक नया चीज़ बनता है। और इसी तरह आपको भी लाइफ में कुछ नया प्रॉब्लम आएगा तो आप समझोगे कि हाँ, कुछ आप बना सकते हो जिससे कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ठीक है, और अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसका मेन मकसद यही है कि आपको इंस्पायर करे कि आप लिनक्स आप पढ़ो। ठीक है, तो इसको इसलिए बनाया गया था ताकि ये पोर्टेबल हो, मल्टीटास्किंग हो और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। पोर्टेबल का मतलब है कि इसको आसानी से किसी भी सिस्टम पे रन कराया जा सके। अगर यूनिक्स की बात की जाए तो यूनिक्स जो है सबसे पहले असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया था और उस समय वो उतना पोर्टेबल नहीं था, लेकिन बाद में यूनिक्स को जो है सी लैंग्वेज में लिखा गया रीराइट करके, और जिससे कारण जो है ये पोर्टेबल हो गया। मल्टीटास्किंग का मतलब है कि आप एक साथ जो है बहुत सारे टास्क जो है कर सकते हो, और मल्टी यूजर का मतलब है कि एक साथ बहुत सारे यूजर्स जो है उस ऑपरेटिंग सिस्टम को या फिर उस सर्वर को जो है यूज कर सकते हैं। अगर बात की जाए यूनिक्स को, तो यूनिक्स को सबसे पहले PDP-7 और बाद में PDP-11 और VAX सिस्टम्स के लिए बनाया गया था। ठीक है, यूनिक्स जो है इतना पॉपुलर इसलिए हुआ क्योंकि ये बहुत सिंपल था, इसका मॉड्यूलर डिज़ाइन था। मॉड्यूलर डिज़ाइन का मतलब है कि छोटे छोटे पीस जो है मिल के काम करते हैं। ठीक है, और इसका एबिलिटी था कि ये डिफरेंट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स पे जो है रन कर सकता था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ये कि क्या यूनिक्स से पहले कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था? तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि यूनिक्स के पहले भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम थे, बट उसमें से क्या प्रॉब्लम था कि जो यूनिक्स को बनाना पड़ा। तो प्रॉब्लम ये था कि पहले से हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे जैसे कि IBM OS 360 या फिर मल्टिक्स प्रोजेक्ट, वो बहुत बड़े थे, कॉम्प्लेक्स थे और बहुत ज़्यादा रिसोर्स चाहिए होता था। और जो मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम जो थे उस समय वो स्पेसिफिक हार्डवेयर पर रन करते थे, उनको स्पेसिफिक हार्डवेयर चाहिए होता था। ठीक है, और वो मोस्टली डेवलप किए गए थे पार्टिकुलर मेन फ्रेम के लिए। मेन फ्रेम जो है बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं, जो पहले से बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे जो एक एक रूम में स्पेस लेते थे उन सब के लिए। और इसको जो है बहुत मतलब इतना आसान नहीं होता था कि दूसरे सिस्टम में इसको रन कराया जा सके या आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सके। ठीक है, और उस समय जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे या तो बहुत बेसिक होते थे जिसमें मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी नहीं होता था, या तो बहुत ही रिसोर्स हैवी होते थे जो कि एक्चुअली इनप्रैक्टिकल होता था कि छोटे सिस्टम रन करना या फिर जनरल पर्पस यूज के लिए, क्योंकि ये बहुत ही रिसोर्स हैवी होते थे और इसको जो है बहुत ऐसे सिस्टम चाहिए जिसको रिसोर्स बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूनिक्स से पहले थे उसमें बहुत लिमिटेड इंटरेक्टिविटी था। ठीक है, और मोस्टली वो डिपेंड करते थे बैच प्रोसेसिंग या पंच कार्ड पे। पंच कार्ड क्या होता था? एक कार्ड होता था जिसमें बहुत सारे होल्स होते थे, और डिपेंडिंग ऑन होल उसमें जो है एक डिजिटल नंबर होता था। ठीक है, तो उसके बेसिस पे जो है उस पर जो है कोई भी प्रोसेस रन करता था। ठीक है, और इंटरेक्टिव कंप्यूटिंग उस समय तक कॉमन नहीं था उतना। ठीक है, अब इसके बात करते हैं BSD डेवलपमेंट के बारे में, जो कि लेट 1970 से 1980s के बीच में हुआ। BSD का मतलब है बर्कली सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक यूनिक्स का वर्जन था
जिसको डेवलप किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के द्वारा इन बर्कली। ठीक है, अब आप पूछोगे सर BSD इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि BSD था तो यूनिक्स का एक वर्जन ही, लेकिन इसमें बहुत सारे नए फीचर्स ऐड किए गए थे जो कि ओरिजिनल यूनिक्स में नहीं था, जैसे कि सी सेल, TCP/IP नेटवर्किंग एंड द VI टेक्स्ट एडिटर। आप आई थिंक VI टेक्स्ट एडिटर पहले भी यूज़ कर चुके हो, तो मैं बताना चाहूँगा VI टेक्स्ट एडिटर जो है BSD में ही आया था। ठीक है, और BSD का जो है बहुत ही मेजर इन्फ्लुएंस रहा है आने वाले बहुत सारे यूनिक्स लाइक सिस्टम्स में। ठीक है, और BSD जो है एक ओपन सोर्स था, लेकिन और इसमें डेवलपर्स को जो मतलब आसानी से वो मॉडिफाई कर सकते हैं और रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे सोर्स कोड को। ठीक है, और ये बहुत ही पॉपुलर हो गया था BSD इन एकेडमिक एंड रिसर्च इन्वायरमेंट। और इसलिए भी पॉपुलर हुआ क्योंकि यूनिक्स जो है वो प्रोप्राइटरी था, मतलब वो किसी कंपनी के द्वारा था और उसमें एक्सपेंसिव था, उसको पे करना होता था। ठीक है, अब समझते हैं JNU एंड रिचर्ड स्टॉलमैन के बारे में 1983। तो रिचर्ड स्टॉलमैन ने JNU शुरू किया था प्रोजेक्ट इन 1983, जिसका फुल फॉर्म है JNU इज नॉट यूनिक्स। विथ उसका जो मेन गोल था प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का, ये एम था कि हमें एक फ्री यूनिक्स कंपेटेबल ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करना है। ठीक है, और मतलब कि यूनिक्स के जैसा ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करना है जो कि फ्री होगा, पेड नहीं होगा। और इसमें जो है बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर क्रिएट किए गए जो कि कोई भी आसानी से यूज कर सके, मॉडिफाई कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके। और अगर JNU प्रोजेक्ट का अगर देखा जाए तो इन्होंने बहुत सारे एसेंशियल कंपोनेंट क्रिएट किए, जैसे कि JNU कंपाइलर कनेक्शन, GCC, JNU C लाइब्रेरी, बैश सेल और बहुत सारे। और स्टॉलमैन ने जो है एक और बहुत बेहतरीन काम किया था, उन्होंने JNU जनरल पब्लिक लाइसेंस भी लिखा 1989 में, जो कि इंश्योर करता था कि जो भी सॉफ्टवेयर रिलीज होगा वो हमेशा ही फ्री रहेगा और यूजर्स जो हैं उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और उसको फ्रीली जो है उसको यूज कर सकते हैं। बट इसका सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट था कि अगर आप जो भी मॉडिफाई करते हो उसका जो बनेगा, जो न्यू सॉफ्टवेयर जो मॉडिफाई करके, उसको भी आपको ओपन सोर्स रखना पड़ेगा। दैट्स द ओनली थिंग। अब मैक ओएस का बात किया जाए, क्योंकि मैक ओएस आप लोग जानते हैं तो ये 1984 में हुआ था। ठीक है, और जो ओरिजिनल मैक ओएस था वो 1984 में रिलीज़ किया गया था अलॉन्ग साइड द फर्स्ट मैकिंटोश कंप्यूटर। मतलब जब नया मैकिंटोश कंप्यूटर आया था, फर्स्ट कंप्यूटर, उसी के साथ आपका मैक ओएस भी आया था। ठीक है, और 2001 में एप्पल ने जो है मैक ओएस एक्स रिलीज़ किया था जो कि यूनिक्स बेस्ड फाउंडेशन पे था। ठीक है, जो स्पेसिफिकली बताया जाए तो नेक्स्ट स्टेप था जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसको डेवलप किया था स्टीव जॉब ने कंपनी द्वारा। नेक्स्ट जो एप्पल में आने से पहले स्टीव जॉब जो नेक्स्ट में थे, उसी कंपनी में ये ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया था, जो कि बहुत हद तक क्लोज है मॉडर्न मैक ओएस से। और अगर मैक ओएस की बात की जाए तो ये शुरू से ही फ्री रहा है, लेकिन ये हमेशा ही आपको मिलेगा विद द परचेज ऑफ एप्पल हार्डवेयर। जब आप एप्पल का जब मैकबुक खरीदते हैं उसी के साथ आपको मैक ओएस मिलता है या फिर पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, और ऐसे मैक ओएस आपको नहीं मिलता है अकेले में, मतलब स्टैंड अलोन कॉपी आपको नहीं मिलेगा मैक ओएस का। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का बात किया जाए तो पहला विंडोज जो वर्जन था विंडोज 1.0, ये आपका आया था 1985 में बाय माइक्रोसॉफ्ट, और ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था। एंड ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम था ये आपका IBM कंपेटेबल था, मतलब जो IBM के जो पीसीस थे पर्सनल कंप्यूटर्स उस पर रन करते थे, और यूजर्स को जो है इसके लिए लाइसेंस खरीदना पड़ता था विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने के लिए, या तो नया कंप्यूटर के साथ या तो आपको स्टैंड अलोन कॉपी खरीदना होता था। अब इसके बाद बात करते हैं मिनिक्स का। मिनिक्स जो है 1987 में डेवलप हुआ था, और मिनिक्स जो है एक छोटा सा यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम था, मतलब यूनिक्स जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसको क्रिएट किया था एंड्रयू टेनेनबॉम ने इन 1987, और फॉर एजुकेशनल पर्पस, मतलब पढ़ाई के लिए किया था। और इसको इस तरह से डिज़ाइन किया था कि ये बहुत सिंपल था, मॉड्यूलर था और बहुत ही आसानी से लोग समझ सकते थे। और इसको इसलिए बनाया गया था ताकि इसको सिखाया जा सके ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट के बारे में, स्पेशली कर्नल के बारे में। अब कर्नल क्या होता है? कर्नल बेसिकली आप कह सकते हो ब्रेन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। और मिनक्स जो है एज ए टूल जो है इसलिए डेवलप किया गया था फॉर टीचिंग अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया जा सके। और इसका कोई एम नहीं था कि इसको जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह डेवलप किया जाए। और ये आपका रन करता था इंटेल 8086 आर्किटेक्चर में, और ये कोई फुली फीचर कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था कंपेयर टू अदर यूनिक्स वेरिएंट्स। अब बात करते हैं लिनक्स कर्नल डेवलपमेंट के बारे में 1991। तो 1991 में लाइनस टोरवाल ने उन्होंने काम करना शुरू किया था लिनक्स कर्नल के बारे में। ठीक है, और
इनिशियली जो इन्होंने जो काम शुरू किया था ये एक पर्सनल प्रोजेक्ट के तौर पे किया था, और उस समय जो लाइनस टोरवाल्ड थे वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी में स्टूडेंट थे। यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी जो है फिनलैंड में है और वहाँ वो स्टूडेंट हैं, और वो चाहते थे कि एक बेहतर कर्नल बनाया जा सके। कर्नल मतलब जो कोर होता है, जो ब्रेन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो जो बेसिकली हार्डवेयर से कनेक्ट करता है, हार्डवेयर से बात करता है, ठीक है, मतलब बेटर रिसोर्स का यूजेस करता है फॉर द इंटेल x86 सिस्टम जो कि वो यूज करते थे। और वो ये भी चाहते थे कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बने, एक ऐसा कर्नल बने जो कि उनका जो पीसी है, जो पर्सनल कंप्यूटर है, उसका जो हार्डवेयर है उसका फुल यूटिलाइजेशन किया जा सके। और उन्होंने देखा कि जो एग्जिस्टिंग जो पहले से जो एग्जिस्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग मिनिक्स, इस चीज़ को फुलफ़िल नहीं करता है। वो लोग अच्छे से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका रिसोर्सेज यूज नहीं करता है। और लाइनस टोरवाल्ड जो थे वो बहुत ही इंस्पायर्ड थे यूनिक्स से, बट वो चाहते थे कि अपना खुद का कर्नल बनाया जा सके जो कि फ्री हो लोगों के लिए और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो उसमें, ठीक है। वो चाहते थे कि लेटर ऑन GNU GPL जो रिचर्ड स्टॉलमैन ने लिखा था उसके अंदर लाइसेंस्ड हो, ठीक है। लिनक्स कर्नल जो है बहुत ही जल्दी पॉपुलर हो गया। क्यों पॉपुलर हुआ? क्योंकि इसका परफॉर्मेंस बेटर था, बहुत ही फ्लेक्सिबल था, और ये आसानी से x86 पीसीज में रन करता था, और ये बहुत ही जल्दी एक ओपन सोर्स मूवमेंट का पार्ट बन गया, ठीक है। जो कि उसमें ऑलरेडी रिचर्ड स्टॉलमैन ने एक ओपन सोर्स मूवमेंट चालू किया था, उसका एक जो उसको और बढ़ावा मिला। अब बात करते हैं कि लिनक्स को क्यों क्रिएट किया गया, जब यूनिक्स था, BSD था, मिनिक्स था, तो ऐसा क्या था इशू इन तीनों में जो कि लाइनस टोरवाल्ड को जरूरत पड़ा कि लिनक्स बनाना चाहिए। तो प्रॉब्लम ये था कि जो यूनिक्स था ये प्रोप्राइटरी था और एक्सपेंसिव था, जिसको कि AT&T कंट्रोल करता था, ठीक है। और इसका जो सोर्स कोड था यूनिक्स का, ये आपको इजीली कहीं मिलता नहीं था कि आप उसमें कुछ मॉडिफाई कर सकते हो। सपोज मेरे पास कोई कोड है तो मैं चाहूँ तो उसमें कुछ चेंजेस करके मैं अपने लिए बना सकता हूँ और बेहतर, लेकिन आप यूनिक्स में ऐसा नहीं कर सकते थे। BSD का बात की जाए तो BSD एक यूनिक्स का वर्जन था और ये ओपन सोर्स था, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि AT&T ने इन पे एक लीगल केस चला था जिसके चलते प्रॉब्लम हो गया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, और इस कारण से लोग इसको यूज करने से डरते थे। मतलब थोड़ा सा डर था कि ऑलरेडी ये लीगल डिस्प्यूट में चल रहे हैं तो इसका यूज करना सही है कि नहीं है, तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम था, तो इसलिए थोड़ा सा इश्यूज़ था और उस समय इस बात का डर था। अगर मिनिक्स का बात किया जाए तो मिनिक्स जो है एक टीचिंग टूल था, ना कि वो एक फुली फीचर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। और मिनिक्स में जो लिमिटेड फंक्शनैलिटी था और इसका जो परफॉर्मेंस था वो उतना मतलब बहुत लिमिटेड था, वो कुछ खास नहीं था। और लाइनस ने ये सब देखा कि इनकी जो ज़रूरतें हैं और जो चाहते हैं अपने पर्सनल कंप्यूटर के लिए, वो इन तीनों में ही नहीं बैठ रहा था, तो इसलिए उन्होंने खुद से अपना लिनक्स कर्नल जो है लिखना जो है शुरू किया, उसके लिए कोड। अब अगर बात की जाए राइज ऑफ लिनक्स के बारे में, तो जैसे जैसे लिनक्स कर्नल मैच्योर हुआ, लाइनस टोरवाल्ड को महसूस हुआ कि इसको एडिशनल सॉफ्टवेयर चाहिए जिससे कि ये फुली फंक्शनल ऑपरेटिंग सिस्टम बन सके। तो लाइनस टोरवाल्ड ने जो एग्जिस्टिंग जो GNU जो सॉफ्टवेयर थे, सच एज GNU C लाइब्रेरी, बैश शेल, GCC, उनको जो है अपने कर्नल में ऐड करना शुरू किया, और जिससे कि एक फुली कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम बन पाया। और इसका क्या रिजल्ट हुआ, इसको जो है अब हम लोग GNU/Linux बोलना ज़्यादा बेटर है, जो कि एक कॉम्बिनेशन है GNU सॉफ्टवेयर का जो कि रिचर्ड स्टॉलमैन के प्रोजेक्ट द्वारा जो डेवलप हुआ था, और लिनक्स कर्नल जो कि लाइनस टोरवाल्ड ने डेवलप किया। इन दोनों को मिला के एक फुली फंक्शनल फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बन पाया, ठीक है। अब बात करते हैं कि लिनक्स और GNU लिनक्स ये दोनों में सही क्या है। तो अगर देखा जाए तो लिनक्स जो है वो हम लोग मतलब सोचते हैं कि लिनक्स मतलब फुली इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम, बट ऐसा नहीं है। GNU लिनक्स जो है ये मोर ज़्यादा टेक्निकली करेक्ट है, क्योंकि जो यूजर स्पेस में जो सॉफ्टवेयर है वो मोस्ट ऑफ द जो सॉफ्टवेयर है वो GNU प्रोजेक्ट ने प्रोवाइड किया है। अब यूजर स्पेस क्या होता है, कर्नल स्पेस क्या होता है, यह मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा, बट अभी के लिए आप समझो कि यूजर स्पेस में जो भी जो सॉफ्टवेयर थे मोस्टली जो है GNU प्रोजेक्ट से आया था। और लाइनस टोरवाल्ड ने खुद कहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको GNU बोलना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो कंट्रीब्यूशन है वो GNU सॉफ्टवेयर का है। लेकिन अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो हम लोग उसको बोलते हैं लिनक्स, ठीक है, क्योंकि जो कर्नल है वो टोरवाल्ड के द्वारा जो डेवलप किया गया है। अब लिनक्स का अगर फर्स्ट कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 1990 जो एंड अर्ली 2000 मतलब 1990 से लेकर 2000 के बीच में बहुत सारे कमर्शियल लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन आए, जिसमें कि फेमस है रेड हैट लिनक्स, SUSE लिनक्स
और इससे क्या हुआ कि जो इंटरप्राइज है, बिजनेस यूज है, उसमें लिनक्स का जो है यूज बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन हो गया। अब आप पूछोगे कि जब जो चीज़ ऑलरेडी फ्रीली अवेलेबल है उसको कोई क्यों पैसा देकर खरीदना चाहेगा। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब कंपनी जब पैसा देती है तो दूसरा जो कंपनी जो उसको मेंटेन कर रहा होता है वो रेगुलर जो है सिक्योरिटी पैचेस भेजती है अपने सर्वर के लिए, और साथ साथ ही सपोर्ट देती है। अगर आप कुछ इशू आता है तो वो तुरंत सपोर्ट देती है। तो ये सब जो है इंटरप्राइज को चाहिए होता है। इंटरप्राइज जो है वो सिक्योरिटी या फिर जो इशूज हैं उनके साथ डिले नहीं कर सकती है, ठीक है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंटरप्राइज वाले, इसके चलते लिनक्स जो है वो मेन स्ट्रीम इंटरप्राइज इन्वायरमेंट में आ गया, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में आ गया, और धीरे धीरे इसके कारण जो है लिनक्स जो है सर्वर और डाटा सेंटर में अडॉप्ट होने लगा। अब बात करते हैं कि लिनक्स जो है डोमिनेंट ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया सर्वर्स के लिए इन 2000 मतलब 2000 से 2010 के बीच में। हुआ क्या कि लिनक्स ने जो है धीरे धीरे पॉपुलैरिटी मतलब मिलने लगा, क्योंकि इसका इंटरप्राइज आ गया था वर्जन, जैसे कि रेड हैट एंड सुसे लिनक्स, और जिससे कारण क्या हुआ इनका वेब होस्टिंग में जो है बहुत ज़्यादा यूज होने लगा, और इसको कंपनीज लाइक गूगल, अमेजॉन, फेसबुक जो है इसको हैवली यूज करने लगे लिनक्स को। अब इसका इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि लिनक्स जो है एक डोमिनेंट ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया फॉर द वेब सर्वर्स एंड डाटा सेंटर, और जिससे कारण ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया आगे फ्यूचर में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए। 2007 में एंड्रॉयड ने लिनक्स को अडॉप्ट किया। मतलब एंड्रॉयड जो आपका जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि गूगल पर जो डेवलप किया गया है, या आप बोल सकते हो कि एंड्रॉयड जो गूगल ने एक्वायर किया लेटर ऑन, वो जो है लिनक्स कर्नल पे ही डेवलप हुआ है, और इसको ऑफिशियली रिलीज़ किया गया था 2008 में। और एंड्रॉयड आप सभी जानते हैं, आप सभी के फ़ोन में मोस्टली एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, और एंड्रॉयड का जो है मैसिव अडॉप्शन हुआ, मतलब बहुत सारे लोग, मतलब आई थिंक बिलियन ऑफ पीपल एंड्रॉयड यूज करते हैं, जिससे कारण जो है लिनक्स जो है मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है दुनिया का बाय द नंबर ऑफ डिवाइसेस। और ये बिलियंस ऑफ स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट टीवी, हर जगह आपको एंड्रॉयड मतलब आपको लिनक्स मिलेगा, क्योंकि एंड्रॉयड जो है लिनक्स पे ही बेस्ड है। अब बात करते हैं क्लाउड एंड कंटेनराइजेशन। क्लाउड एंड कंटेनराइजेशन जो है 2010 के बाद ज़्यादा पॉपुलर होने लगा। तो इन द 2010 कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी आप अगर आपने पढ़ा है तो डॉकर और ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म जैसे क्यूबरनेटिज, ओपनशिफ्ट, ये हैविली डिपेंड करते हैं लिनक्स में, ठीक है। अगर आपको पता होगा तो क्यूबरनेटिज मास्टर जो है वो सिर्फ लिनक्स पे ही रन कर सकता है, और जिससे कारण जो है लिनक्स जो है और पॉपुलर होने लगा। लिनक्स जो है फाउंडेशन बन गया आपके क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, माइक्रो सर्विसेज के लिए, कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन के लिए, और ये मॉडर्न डेवऑप्स प्रैक्टिसेस, क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लिनक्स। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको लिनक्स आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको डेवऑप्स इंजीनियर बनना है, एमएल ऑप्स इंजीनियर बनना है, एआई ऑप्स इंजीनियर बनना है, तो लिनक्स का आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं सुपर कंप्यूटर्स पे लिनक्स के अडॉप्शन के बारे में। तो मैं आपको बता दूँ 2010 तक लिनक्स जो है एक चॉइस बन गया है ऑपरेटिंग सिस्टम का फॉर नियरली ऑल सुपर कंप्यूटर्स। मतलब दुनिया के जो टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स हैं उसमें से 90% सुपर कंप्यूटर्स जो हैं वो लिनक्स बेस्ड सिस्टम है बाय द 2010, ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लिनक्स में जो है स्केलेबिलिटी, स्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब जो फीचर्स है इसको टॉप चॉइस बनाता है फॉर द मोस्ट हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब बात करते हैं लिनक्स का डेस्कटॉप कंप्यूटिंग में। जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, जो डेस्कटॉप होते हैं, उसमें लिनक्स का जो राइज होने लगा। तो मैं बता दूँ इन द 2020 लिनक्स जो है वो धीरे धीरे पॉपुलैरिटी पाने लगा डेस्कटॉप कंप्यूटिंग में, और स्पेशली उबंटू और लिनक्स मिंट के साथ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूजर फ्रेंडली थे और बेहतरीन थे, और हार्डवेयर कंपेटिबिलिटी इंप्रूव होने लगा, यूजर इंटरफेस जो है और बेहतर हुआ, और लिनक्स जो है एक चॉइस बन गया फॉर पर्सनल डेस्कटॉप। और इसका जो कम्युनिटी जो है धीरे धीरे बढ़ने लगा, इंथुसियास्टिक, और जो डेवलपर्स हैं उनके बीच में उबंटू जो है बहुत पॉपुलर हुआ। अब कुछ लिनक्स के कुछ क्रेजी फैक्ट बात करते हैं। आई थिंक आपको अब तक तो बहुत सारी चीज़ मैंने बता चुका हूँ, बट कुछ क्रेजी फैक्ट हैं जिससे आपको लगे पता चलेगा कि लिनक्स कितना पॉपुलर है। तो लिनक्स जो है इंटरनेट को रन करता है। अराउंड 70% जो दुनिया का जो वेब सर्वर है वो लिनक्स पर रन करता है। मेजर वेबसाइट जैसे कि गूगल, फेसबुक, विकीपीडिया, ये सब रिलाई करते हैं लिनक्स बेस्ड सर्वर पे फॉर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। लिनक्स जो है सुपर कंप्यूटर को पावर करता है, मतलब सुपर कंप्यूटर जो है लिनक्स पे ही रन करता है। अगर मैं बात करें 2024 की, तो 2024 तक में जितने भी दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स हैं वो सारे लिनक्स पर रन करते हैं। और ये मतलब सुपर कंप्यूटर क्या है? दुनिया का सबसे फास्टेस्ट मशीन है।
वो सारे जो हैं वो यूज होते हैं कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक सिमुलेशन के लिए, एआई रिसर्च के लिए, वो सारे लिनक्स पर रन करते हैं। और देखा जाए तो लिनक्स हर जगह है, आपका एंड्रॉयड फ़ोन में है, आपके गेमिंग कंसोल जैसे प्ले स्टेशन, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉच, इवन स्पेस मिशन में है। जो मार्स रोवर जो मिशन था उसमें भी था, ठीक है। और जो क्यूरियोसिटी था उसमें भी है। तो लिनक्स कर्नल जो है बहुत मैसिव है। अगर लिनक्स कर्नल का अगर कोड देखा जाए तो जो पहला जो लिखा गया था रिलीज, उसको जो है लाइनस टॉरवाल्ड ने अराउंड 10,000 लाइन ऑफ कोड लिखा था। आज अगर देखा जाए तो वो 10,000 लाइन ऑफ कोड जो है 27 मिलियन लाइन्स ऑफ कोड हो गया है। और दुनिया से अराउंड वर्ल्ड में आई थिंक थाउजेंड्स ऑफ कंट्रीब्यूटर्स जो हैं वो कोड लिखते हैं, मेंटेन करते हैं। तो आप समझ सकते हैं लिनक्स कर्नल कितना मैसिव है। और मैं बता चुका हूँ कि पहला लिनक्स कर्नल जो है सिर्फ 10,000 लाइन कोड का था। लिनक्स जो ओपन सोर्स है, फ्री है सबके लिए। आप उसको जो विंडोज़ है, मैक वैसे ये प्रोप्राइटरी आपको पे करना होगा, लेकिन लिनक्स जो ओपन सोर्स है, फ्री है। आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, इसको मॉडिफाई करके किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। लिनक्स जो है एंड्रॉयड का बैकबोन है, अभी तक आप ये समझ चुके हो। और जो पहला लिनक्स यूजर था ऑफकोर्स लाइनस टॉरवाल्ड ही होंगे, क्योंकि उन्होंने ही लिखा था लिनक्स को, ठीक है। और लिनक्स और नासाक में बता रहा था कि लिनक्स जो है आपका क्यूरियोसिटी, प्रिजर्वेरेंस, जो ये सब जो है लिनक्स बेस्ड सिस्टम पर रन करते थे और ये कलेक्ट करते थे, एनालाइज करते थे डाटा फ्रॉम द मार्स सरफेस। लिनक्स का जो है अभी अराउंड 600 एक्टिव लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि जो ओरिजिनल जो लिनक्स होता है उसमें आप कुछ चेंजेस करके आप एक नया वर्जन बनाते हो, या फिर नया एक लिनक्स का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हो जिसको हम लोग डिस्ट्रो करते हैं। और हर स्पेसिफिक नीड के लिए टेलर्ड होता है, जैसे सिक्योरिटी के लिए, गेमिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए, जनरल डेस्कटॉप के लिए, ठीक है। पॉपुलर वन देखा जाए तो उबंटू है, फेडोरा है, डेबियन है। लिनक्स जो है सिक्योरिटी का किंग है। लिनक्स को माना जाता है कि लिनक्स जो है बहुत सुपीरियर है सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी मॉडल लिनक्स का बहुत अच्छा है। अब क्यों अच्छा है या आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा कैसे अच्छा है, क्यों बेहतरीन है, ठीक है। और इसी कारण से इसका सिक्योरिटी बहुत अच्छा है, इसी कारण से लिनक्स को जो है गवर्नमेंट और मिलिट्री सिस्टम में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और लिनक्स जो होता है बहुत ही लेस प्रोन होता है मालवेयर में। मालवेयर अटैक करना बहुत मुश्किल होता है, वायरस अटैक करना बहुत मुश्किल होता है कंपेयर टू विंडोज एंड मैकओएस, ठीक है। और लिनक्स का कम्युनिटी ग्लोबल है, अराउंड 15,000 डेवलपर्स पूरे दुनिया से कंट्रीब्यूट करते हैं लिनक्स कर्नल में। और ये एक लार्जेस्ट ओपन सोर्स कोलैबोरेशन है हिस्ट्री का, ठीक है। तो ये था इस वीडियो का, आई थिंक आपको पसंद आया होगा। मैं आपका फीडबैक वेट करूँगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जैसा भी आपको लगा आप बता सकते हो, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ और आप और हम मिलके एक बेहतर कम्युनिटी बनाते हैं डेवऑप्स का, एमएलओप्स का, एआईओप्स का। और मैं चाहता था कि बेस से स्टार्ट किया जा सके, ताकि जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं या फिर जो अभी जो अपना जॉब शुरू कर रहे हैं, या फिर जो किसी और फील्ड में जॉब कर रहे हैं, वो डेवऑप्स में मूव ऑन करना चाहते हैं या फिर किसी भी फील्ड में, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना फीडबैक दें ताकि मैं बेहतर वीडियोज़ बना सकूँ, बेहतर कंटेंट ला सकूँ। और मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं आई थिंक 3.5 ईयर्स प्लस से मैं काम कर रहा हूँ डेवऑप्स में, और मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं। और आप टेंशन फ्री रहें, आपको मैं बेहतरीन कंटेंट दूंगा, बेहतरीन जानकारी दूंगा, और आप मेरे से बहुत कुछ सीख सकते हो, ठीक है। आप बस अपना प्यार दें, आप हमारे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा लिनक्स, हम कैसे आप सेटअप कर सकते हो आप अपने सिस्टम में। तो अगर आपका लैपटॉप अगर विंडोज़ है, मैक ओएस है, तो लिनक्स कैसे यूज कर सकते हो, कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, वो सब सीखेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।